बेहतर, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। नगेंद्र यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो नगेंद्र वाली पुस्तक है, उसमें से हम पढ़ रहे थे। भारतेंदु युग हमारा पूरा हो चुका है और आज हमको पढ़ना है द्विवेदी युग। ठीक है। भारतेंदु युग में हमने पढ़ा भारतेंदु युग के सभी कवि जो भी भारतेंदु मंडल के हैं या भारतेंदु मंडल से इतर जितने भी कवि हैं, सबको पढ़ा विस्तार से। ठीक है। कालक्रम के अनुसार भी पढ़ा हमने। इम्पोर्टेंट उपन्यास, ठीक है, इम्पोर्टेंट नाटक, इम्पोर्टेंट काव्य कृतियाँ जो भी थी वो सब पढ़ा हमने। महत्वपूर्ण नाटक मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से अनुदित है, कौन कौन से मौलिक है। और आप ये यकीनन लिख के ले लीजिए, ये जो हमने डिस्कस किया है ना, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं अधिकांश एग्जाम में, जितने भी हो सकते हैं ना, एक बार बार, चाहे अनुदित नाटक हो चाहे मौलिक नाटक हो। तो ये थोड़ा सा विस्तार से इनको पढ़ लेना बार बार, है ना, सीमित पढ़ना चाहिए पर बार बार पढ़ना चाहिए। भारतेंदु युग के बाद हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग की एक अपनी विशेषताएं अलग से हैं। तो द्विवेदी युग किस प्रकार से भारतेंदु युग से भिन्न है, ये भी हम जानेंगे। भारतेंदु युग में कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां थी जो द्विवेदी युग में नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे भाषा को लेकर एक द्वंद्व था, वो भारतेंदु युग में था। वो द्वंद्व द्विवेदी युग में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले जो भाषा को लेकर द्वंद्व था, ब्रज भाषा में कविता करें या फिर खड़ी बोली हिंदी में, ये द्वंद्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब कन्फर्म है कि खड़ी बोली हिंदी ही गद्य और पद्य दोनों के लिए हमारी भाषा रहेगी। ये द्वंद्व खत्म हो गया। दूसरा द्वंद्व ये था कि देशभक्ति करें या राजभक्ति करें, अर्थात जो राजा का शासन है, जो हम पर राज कर रहा है, उनकी भक्ति करें या फिर देशभक्ति करें। ठीक है। तो ये द्वंद्व था, ये भी क्लियर हो गया। अब देश प्रथम है, बस सबसे पहले देश है। इसके अलावा जो विविधता हमको भारतेंदु काल में मिलती है, विविधता, विविधता मतलब कि काव्य के लिए हमने बहुत सारे ऐसे विविध आयाम हमारे सामने आए। जैसे कि समाज की बात हमने करी, दहेज प्रथा के खिलाफ बात करी, ठीक है ना, बाल विवाह के खिलाफ बात करी, सती प्रथा के खिलाफ बात करी। आगे जाके इन आयामों में और ज़्यादा वृद्धि हुई है, और राष्ट्रीय एकता की भावना थी ना, ये भी प्रबल तरीके से निकल कर बाहर आई है, और समाज को हमने और ज़्यादा प्राथमिकता देने शुरू कर दिया है द्विवेदी युग में, देखा जाए तो। हालाँकि नाटकों का विकास जिस तरीके से भारतेंदु युग में हुआ है, वो नाटकों का विकास द्विवेदी युग में नहीं हुआ है। जो कमियाँ थी वो भी हम द्विवेदी युग में देखेंगे, और जो विशेषता है महत्वपूर्ण, वो भी हम देखेंगे। द्विवेदी युग अपने आप में देखा जाए ना, तो एक प्रकार से देखा, हिंदी इस खड़ी बोली का स्वर्णकाल कहा जा सकता है कहीं न कहीं, क्योंकि खड़ी बोली को परिमार्जित करने में, शुद्ध करने में, साफ करने में जो द्विवेदी युग का जितना बड़ा योगदान है, उतना शायद किसी और युग का नहीं है। भाषा को लेकर जो काम द्विवेदी युग में हुआ है, वो अन्य किसी युग में नहीं हुआ है। जो हमारा ये द्विवेदी युग है, ये द्विवेदी युग क्यों कहते हैं इसको हम? कौन से द्विवेदी जी के नाम पे है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना? जिनकी कविता तो शायद हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगी, परंतु कविता लिखना सिखा दिया इन्होंने अच्छे-अच्छे लोगों को, है ना? कहते तो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, अपने मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं, साकेत की पहली पंक्तियाँ ही हैं शुरू में, कि करते करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनडायरेक्टली इस शब्दों में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी प्रणाम कर दिया है, और तुलसीदास जी की भी विशेषता उन्होंने बता दी है। तुलसीदास जी को भी अगर हनुमान जी दर्शन नहीं देते हैं, तो वो भी रामचरितमानस जैसा इतना बड़ा महाकाव्य नहीं लिख पाते, जो कि भारत के संविधान के बराबर मान्यता रखता है कहीं ना कहीं। भारत के और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण मूल्यों का संवैधानिक रूप एक ग्रंथ है, वो भी देखा जाए तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपना गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिलीशरण गुप्त जो है वो गुरु मानते थे। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग शुरू हुआ। ये 1850 से लेके लगभग 1900 तक हम मानते हैं भारतेंदु जी का काल। वो बात सबको पता है कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ है, और जो उनका देहांत है वो 1885 में हुआ है। परंतु ये तो है नहीं ना कि किसी के देहांत से ही उस काल की प्रवृत्ति का निर्णय लिया जा सकता है, नहीं ना। उनके द्वारा जिस विशेष प्रवृत्ति का साहित्य लिखा जा रहा था, वो उस कालखंड के बाद भी तो लिखा जा सकता है ना। उनके हो सकता है कि और कवि तो जिंदा थे ना, जिनमें उसी प्रकार के साहित्य लिखा है, जो विशेषताएं भारतेंदु युग में मिलती है। तो वो विशेषता लगभग 1900 तक चली। अब आप कहेंगे कि 1900 में ऐसा क्या हुआ कि भारतेंदु युग समाप्त हो गया? 1900 में हुआ सरस्वती पत्रिका का आगमन। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का आगमन एक बहुत बड़ा, देखा जाए तो मतलब मील का पत्थर कह सकते हैं कहीं न कहीं, जिसे कहें तो। सरस्वती पत्रिका ने बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों को जन्म दिया है। सरस्वती पत्रिका ही वो पत्रिका है जिसने भाषा को परिष्कृत करने में, खड़ी बोली को स्थिर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1900 से लेके 1903 तक तो इसके विभिन्न प्रकार के संपादक रहे। श्याम सुंदर दास रहे थे अधिकतर 1901-1902 में। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है ना, जो प्रकार से दारोमदार संभाला। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती के संपादक बने। 2 प्रश्न हमारे सामने बनकर आते हैं कि सरस्वती का संपादन कब से शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा 1900। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1903। ये दोनों प्रश्न थोक के भाव में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दोनों संदर्भ में उत्तर याद होना चाहिए, ठीक है। मेरी स्पीड यदि तेज हो जाए या धीरे हो जाए तो मुझे जरूर बता देना कि कब तेज है कब धीरे है। अच्छे हिसाब से कंट्रोल जरूर करूंगा पक्का, ठीक है ना, जो टेलीग्राम पे मुझे लाइव सुन रहे हैं। अब आगे हम द्विवेदी युग को पढ़ते हैं। और चूंकि हमने पहले ही निर्धारित कर रखा था कि द्विवेदी युग हो चाहे कोई सा भी कालखंड हो, नगेंद्र वाली पुस्तक से हम सिर्फ विशेष तथ्यों को ही पढ़ेंगे, विशेष अवधारणाओं को ही समझेंगे। पूरा नगेंद्र साहित्य हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम शुक्ल जी पूरा एक एक लाइन के साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। और हमारे पास हमारे नोट्स वगैरह और जो भी सरस्वती पांडे वाली पुस्तक हो गई, वरना फिर हम हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ दिनों में शुरू करने जा ही रहे हैं, तो आपका काम उन चीज़ों से हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि नगेंद्र साहित्य एक एक शब्द एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। पढ़ना शुरू करते हैं। द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल भी कहा है, ठीक है ना। वैसे नव जागरण काल और क्या बोलते हैं पुनर्जागरण काल, ये दोनों संज्ञाएं भारतेंदु काल को दे चुके हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्यों दी गई है, ठीक है ना। विशेषता आपको याद होनी चाहिए। तथ्य अगर आपको याद करने हैं तो आप किसी भी टीचर के पास या किसी भी बुक में या किसी भी इंटरनेट पे यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। अवधारणा है, किसी भी प्रवृत्ति विशेष को समझना है, तब आपको ये क्लास वाकई में काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी ज़्यादा आप विस्तार में उनके बारे में मतलब लोगों को बता सकते हैं। कि हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से, राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वार पर खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समाधिक महत्व है। आ गई ना बात। पहले कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता थी, लेकिन संकुचित राष्ट्रीयता मिलती थी, क्योंकि पूरी तरह से हम राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं थे, क्योंकि पता नहीं था ना कि उस टाइम तक राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर पैदा नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि उस टाइम पे विभिन्न प्रकार के प्रांतों में बटे हुए थे हम, है ना। और भी राजभक्ति का भी द्वंद्व था कहीं ना कहीं। जड़ता से प्रगति, रूढ़ी से लेकर स्वतंत्रता के द्वार पर खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समाधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता कौन है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसीलिए इसी के नाम पर इनका नाम द्विवेदी युग जो है बहुत उचित है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जा सकता है। भारतीय इतिहास में यह समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कूटनीति का काल है। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1958 में महारानी विक्टोरिया के अर्धतापूर्ण, ये 1958 नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से 1858 हो सकता है, ये गलती से लिखा हुआ है नगेंद्र में। क्योंकि मैंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, किस प्रकार से भारत में वो अपना वो चक्र या फिर जो अपना जो जाल है वो फैलाती है, और किस हिसाब से ब्रिटिश वाले हमको एक लॉलीपॉप चुसा देते हैं कि ये पकड़ो, अब हम राज करेंगे। कुल मिला के बात ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नॉर्मल कंपनी थी, ये अब आप प्रशासन नहीं करेगी, हम हैं अब आपसे माए बाप। तो लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया, तो ब्रिटिश शासन यानी कि जो वहाँ की महारानी हम पर राज करेगी, तो बहुत सौभाग्य की बात है। हालांकि इस चीज़ को समझते समझते टाइम लग जाता है। 1858 की बात है ये कि महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र से भारतीय जनता आशान्वित हो गई। आ गई ना बात, वही जो अपन ने डिस्कस करी है। कुछ सुधार भी हुए, अतएव भारतेंदु कालीन कवियों ने अंग्रेजों की प्रशस्तियाँ लिखी है। वही वाली विशेषता जो मैंने कही है आपसे, राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व। आज राजेश्वरी विक्टोरिया का जय जयकार भी किया है, किंतु छोटे मोटे सुधारों के अतिरिक्त कुछ हुआ ही नहीं है ना। प्रजा ने जो बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी वो फिर से अपूर्ण ही रही है। अनेक प्रतिगामी और काले कानून पास किए गए, जिनसे जनता और पिसती चली गई है। फल ये हुआ कि जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई है, ठीक है ना। द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं हम नगेंद्र वाली पुस्तक से। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहितकरी थी। यहाँ से फिर से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ के बने माल की खपत भारत में होती थी। देश का धन निरंतर बाहर जाने के बाद भारत निर्धन हो गया। यहाँ उद्योग धंधों के विकास की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से एक पर एक पड़ने वाले दुर्भिक्षों ने तो देशवासियों की कमर ही तोड़ दी। अत्याचार और सर्वतोमुखी विफलता का मुख्य कारण परतंत्रता ही समझ में आ गया। अतः जनता ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सौभाग्य से गोपाल कृष्ण गोखले इतना बड़ा नाम है कि महात्मा गांधी भी इनके कहने से काम करते थे। महात्मा गांधी से इन्होंने कहा था कि बेटा दक्षिण अफ्रीका घूम आए हो, विदेश घूम आए हो, एक बार भारत का भ्रमण करके आओ, तुम पूरी तरह से पूरा भारत घूम के आओ।
जहाँ हम रहते थे मुंबई में, जहाँ हमारा फ्लैट था, उसके पास में एक इन्हीं के नाम से स्कूल भी था, जिसपे इनकी बहुत सारी किताबें वगैरह रखी हुई थी। तो सौभाग्य से गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र में बड़ा नाम है इनका, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जैसे मेधावी और कर्मठ नेता मिल गए। स्वराज्य स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि धूम मच गई। भारतेंदुकालीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट कर रहे थे, द्विवेदीकालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी है ना। आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का महत्व भी दिखाया है और मार्ग भी दिखाया है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गौरांग प्रभुओं ने राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कूटनीति से काम लिया था। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा किसी स उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं दी जा रही थी। इसका उद्देश्य था देशवासियों के साथ एक ऐसा वर्ग खड़ा करना जो शरीर से भारतीय होते हुए भी मन से अंग्रेजों का गुलाम, क्योंकि ऐसी शिक्षा पद्धति का यहाँ पर भारत में स्टार्ट आगमन हो चुका था। ये कहीं ना कहीं इसमें ऐसी पढ़ाई करवाई जाए जो आपको रोबोट बना सके, आपको मशीन बना सके, मनुष्य आपको नहीं बनाया जा सके और आप अंग्रेजों के ही अधीन रह सको मेंटली। उसने शासन कार्य में सहायक सिद्ध हो चुके हैं। एक सीमा तक शासक वर्ग होकर इसमें सफलता भी मिली है। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतवासी बर्क, मिल, स्पेंसर, रूसो आदि विचारकों की रचनाओं में संपर्क में भी आए, जिससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्रांति की भावना को बल मिला। क्योंकि इन जो विचारक है ना, इन्होंने राष्ट्रभक्ति से संबंधित और विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता से संबंधित लेख लिखे थे। वैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि भारतेंदु युग के अंतिम समय में, और मान सकते हैं कि 1801 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में बात की जा रही है कि आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ठीक है ना, धनी और समाज के पुनरुत्थान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। आलोच्य काल में भी इसका और भी विकास और विवर्धन हुआ। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने निस्वार्थ समाज सेवियों ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने और भारतीय परंपरा के प्रति उन्हें निष्ठावान करने का सफल प्रयास किया। ये हो गई द्विवेदी युग की एक पृष्ठभूमि मोटा मोटा, जिसके लिए नगेंद्र वाली पुस्तक को जाना जाता है कि इस कालखंड के दौरान जो भी रचनाएं लिखी गई है उनके पीछे किस प्रकार का वातावरण था। ठीक है ना, यही तो एक विधेयवादी इतिहास की विशेषता होती है ना, मोटी मोटी। जैसे शुक्ल जी का विधेयवादी इतिहास है, उससे पहले कारण बताया गया है, पृष्ठभूमि बताई गई है, इस समय कवि की मानसिकता किस प्रकार से काम कर रही थी, तब जाके उसने इस प्रकार की रचनाएं लिखी है। काव्यधारा, काव्यधारा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गद्य रचनाएं पढ़ेंगे। द्विवेदी युग से पूर्व कविता के क्षेत्र में श्रृंगार, भगवत भक्ति, देशभक्ति की धाराएं प्रवाहित थी। समस्या पूर्तियों पर खूब जोर था। समस्या पूर्ति मैंने आपको बताई थी, प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा लिखी थी, भारतेंदु ने कौन सी लिखी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज की कौन सी है, चर्चा चली वे को चर्चा चलाइए ना। परंतु ये समस्या पूर्ति जो है ना, यहाँ पे आगे फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, यहाँ पर समस्या पूर्ति जो है वो सिर्फ भारतेंदु युग की देन है, वहाँ पर ही लिखी गई थी। क्योंकि वहाँ पर विविध प्रकार से देखा जाए ना, तो काव्य को लेकर भी द्वंद्व चल रहा था ना, कि यार श्रृंगार परक रचनाएं लिखे, क्योंकि रीतिकाल जस्ट खत्म हुआ ही था। भगवत परक रचनाएं लिखे, क्योंकि उस टाइम पे वो भी रचनाएं भी लिखी जा रही थी। ऐसा लगता था कि भगवत परक रचनाएं नहीं लिखेंगे तो हमें मोक्ष ही नहीं मिलेगा। और देशभक्ति की जो पुकार है ना, एक प्रकार से उस टाइम तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई था। देशभक्ति के लिए जो आंदोलन था, या जो भाषा ने, जो एक प्रकार से जो कविता ने जो जोर पकड़ा है ना, वो द्विवेदी युग में ज़्यादा पकड़ा है। समस्या पूर्ति भी मिलती थी। इसके लिए अनेक कवि गोष्ठियों की स्थापना हुई। गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली स्वीकार करने पर भारतेंदु काल के कविता क्षेत्र में ब्रज भाषा का एक क्षेत्र बना रहा है ना। यद्यपि खड़ी बोली में भी यत किंचित रचना हुई, किंतु उसे काव्य उपयुक्त नहीं समझा गया था। मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली सिर्फ इसलिए लिखी गई थी कि यार खड़ी बोली में देखो कविता लिख के मजा नहीं आया। जो बात ब्रजभाषा में है कि फागु की भीर अभीरन में भीतर ले गई गोविंद गोरी, हाई करी मन की रत पद्माकर, है ना। तो ये वाली पंक्तियाँ जो है ब्रजभाषा में है, पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। तो बोला कि यार काव्य पंक्तियों के लिए तो ब्रजभाषा में जो मजा आता है ना, वो खड़ी बोली हिंदी में नहीं आता। इसलिए खड़ी बोली में कविताएं इसलिए लिखी गई है कि ये देखो मैंने लिखी है पर मजा नहीं आया। जैसे फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, ठीक है ना, बंदर सभा, इस प्रकार की जो कविताएं थी वो खड़ी बोली में लिखी है, स्वयं भारतेंदु ने लिखी है। ब्रजभाषा की माधुरी पर रिझा हुआ इन लोगों का रसिक मन अंत तक खड़ी बोली की काव्य उपयुक्तता पर अविश्वास करता रहा।
सब मिलाकर भारतेंदुकालीन कवि के उपादान समिति तथा अधिकांशतः पृष्ठ प्रेषित थे। वे इस युग की काव्य भाषा परंपरागत थी। भारतेंदु के बाद कुछ समय तक यही स्थिति बनी रही है। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते हवा बदलती रहेगी। मैंने कहा ना कि 1885 में ठीक है भारतेंदु जी का देहांत हो गया, परंतु 15 साल और जो भारतेंदु युग के कवि थे तो कसम खा के बैठे थे हम तो ब्रजभाषा में ही करेंगे। तब तक खड़ी बोली में विशेष रचनाएं नहीं हो रही थी। हालांकि उन्हीं के समकालीन जो थे श्रीधर पाठक हो गए, और भी कवि थे जो उन्होंने कसम कहा रखी थी हम तो सिर्फ खड़ी बोली में ही रचना करेंगे। परिवर्तित जनरुचि को भक्ति एवं श्रृंगार का पृष्ठ पेषण बेस्वाद प्रतीत हुआ। समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों को सहृदय उब गए और चिरव्यवृत ब्रजभाषा का आकर्षण निशेष हो गया। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि आकांक्षाओं के पार की व साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ। जून 1900 से लेकर सरस्वती प्रकाशित हुई और उसमें हे कविते शीर्षक में उन्होंने जनरुचि का प्रतिनिधित्व रखते हुए शोर रस्यम वैविध्य के अभाव तथा ब्रजभाषा के चिर प्रयोग पर शोक प्रकट किया था। हे कविते नाम से जो कविता है किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 में। क्योंकि अगर आप संपादक नहीं है तो जरूरी थोड़े ना कि आपकी कविता नहीं छप सकती। 1900 में उनकी कविता ऑलरेडी ही हे कविते नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। 1903 में ये क्या हुआ, सरस्वती के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और भाषा के एकीकरण का परामर्श किया। उनकी अमोघ प्रेरणा और वात्सल्यमय प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए और उन्हीं के आदर्शों से लेकर आगे बढ़े। इनमें से ये कवि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो ये याद होना ही चाहिए आपको कि मैथिलीशरण गुप्त है, गोपाल शरण सिंह है, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं है, लोचन प्रसाद पांडे है, आदि के नाम उल्लेखनीय है। एक ऑप्शन दे देगा वो कौन सा? अगर उनमें से छायावाद के कवियों में से, छायावाद के बाद के कवियों में से, तार सप्तक के कवियों में से, तो ये याद होना चाहिए आपको। जब समय निकला बाद में तो समय अनुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने रास्ता बदला। अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविता लिखने लगे। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार विविधता, हमने कहा था नहीं कहा था कि और ज्यादा विविधता का काव्य जो है वो द्विवेदी युग का काव्य है। इसमें नवीनता भी है ना, नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। गुप्त जी, कौन से गुप्त जी? मैथिलीशरण गुप्त जी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह स्नेही, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि खड़ी बोली के कवि के रूप में सामने आए। किंतु श्रीधर पाठक, हरिवोद और शंकर जो ब्रजभाषा में अच्छी कविता लिख चुके थे वे भी खड़ी बोली का व्यवहार करने लगे। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने तो अपने परंपरागत विषयों की कविता के लिए ब्रजभाषा, नए विषयों की कविता के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया, है ना। द्विवेदी जी की भाषा की शुद्धि तथा वर्तन की एक रूपता के लिए प्रबल समर्थक थे। कोई गलती तो क्या करते जरा से भी, है ना। अतः इस युग की काव्य भाषा की व्याकरण की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है, वर्तमान की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से उसमें भारतेंदु युग जैसी अस्थिरता नहीं है, ठीक है ना। हिंदी युग के सभी छंदों का ही नहीं, संस्कृत वृत्तों, उर्दू वृत्तों का भी प्रयोग हुआ है। सामान्यतः द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का परामर्श किया। इस प्रकार इस युग में समस्या पूर्ति का रिवाज कब हो गया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न प्रवर्तित दो एक कवि अब भी ब्रजभाषा के परिचित मार्ग पर ही चलते रहे, परंतु नूतन प्रभावित से वे अछूते नहीं रहे। जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कवि रत्न, इनकी कविता आपने पढ़ी हुई है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक है ना। और इधर से भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर दूत हम पढ़ते हैं ना, तो सत्यनारायण कवि रत्न का ये अभी भी ब्रजभाषा में कर रहे थे, ठीक है। कोई भी कालखंड की प्रवृत्ति जो है वो एक साथ खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे खत्म होती है और छुटपुट तरीके से वो प्रभाव तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं द्विवेदी काल की मुख्य प्रवृत्तियां। अब प्रश्न आ जाए कि द्विवेदी काल की मुख्य प्रवृत्तियां, लक्षण, स्वरूप, एक ही बात है, विशेषता आ जाए तो इस प्रकार से सबका उत्तर एक ही होगा कि द्विवेदी काल की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी विशेषता है, द्विवेदी काल के लक्षण क्या क्या है, द्विवेदी कालीन कविता का स्वरूप क्या क्या है। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता, ठीक है। अब देखो इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है कि राष्ट्रीयता द्विवेदी काल की विशेषता क्यों है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर
करना होगा। ठीक है ना, किसकी पंक्तियाँ हैं ये? अब ये आपको पता है कि देशभक्ति जो है वो या राष्ट्रभक्ति जो है या राष्ट्रीयता द्विवेदी काल की विशेषता क्यों है। ठीक है ना, अब देखो ये पंक्तियाँ किसकी है? नाथूराम शंकर की है ना, वो है ना नाथूराम शंकर नवीन जिसे पढ़ते हैं हम। तो कविवर शंकर ने बलिदान गान में कहा था, ये पंक्ति है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, न से नेक न से नवीन। मैत्री शरण गुप्त की नहीं होती सारी पंक्तियां देशभक्ति से संबंधित, ये आप दिमाग में घुसा लो, इस बात को दिमाग में अंदर इस बात को एंट्री दे दो। जी जी, बिल्कुल मैं पूरा पढ़ दूंगा, पर ठीक है चलो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे, हम मतलब ये फिर बीच में व्यवधान आएगा, पर ठीक है ना, क्योंकि हमने जब कहा है कि हम पूरा नहीं पढ़ेंगे द्विवेदी काल को। अब मैं राष्ट्रता अगर आपको बारे में डिटेल से बताऊं तो आप शायद बता पाओगे कि इसके अंदर क्या ही लिखा होगा, फिर भी मैं बताता हूँ, रुको चलो, अब आप कह रहे हो तो, कि बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप, एक सेकेंड रुको, ठीक है ना, ये डिस्कशन लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ये यूट्यूब पे जा रहा है तो आपके प्रश्न है ना सिर्फ मुझे ही सुनाई देंगे, यूट्यूब में देखने वालों को सुनाई नहीं देंगे, वो है ना। तो फिर भी आपने कहा है पूरा पढ़ने के लिए, तो पूरा पढ़ दो। जी सर। हाँ, वो बालकृष्ण शर्मा नवीन अलग है, बिल्कुल हाँ। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, नाथूराम शर्मा का, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने वो रचना लिखी है ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसको मैं, हाँ, अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, सही बात है। वो अलग है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ। तो बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः तत्कालीन कविता का मुख्य उद्देश्य भी, मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया है। उन्होंने पराधीनता का सबसे अभिशाप बताया है, पराधीनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी है। अब इन पंक्तियों से हमको पता चल रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को भी आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए झोंकना होगा, और देश को प्रथम रखना होगा, और देशभक्ति से संबंधित जिस प्रकार की भावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं उनको व्यक्त करना होगा। इसी प्रकार ये कहा है नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है ना, बिल्कुल। फिर से नवीन मेरे मुंह से निकल रहा है, पता नहीं कोई बात रूढ़ हो ही जाती है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। 1000% लिख के पीछे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पहले भी 1000 बार पूछी गई है, आगे भी 10,000 बार पूछी जाएगी ये पंक्तियाँ, क्योंकि मैथिली क्षण गुप्त का भ्रम होता है इन पंक्तियों को पढ़कर, आपको याद होना चाहिए। मैथिली क्षण गुप्त जी की भी नीचे पंक्तियाँ दी गई है कि धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, है ना, लगा दे। तो राम नरेश त्रिपाठी को भी हम पढ़ते हैं इनमें से, खंड काव्यों में परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। इस प्रकार अनेक कविताओं में पशु बल की अवहेलना करते हुए निर्भयता पूर्वक स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। इन कवियों की विशेषताएं हम सामान्यतः नहीं भी पढ़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि इन कवियों की विशेषताएं वही विशेषता है जो द्विवेदी युग की विशेषता है। द्विवेदी युग की विशेषता उसके कवियों की विशेषता है, और उनके कवियों की विशेषता द्विवेदी युग की अपने आप में विशेषता है। जैसे हम रीतिमुक्त कविता की विशेषता बताते हैं, तो हम गणानंद की विशेषता भी अपने आप बता रहे हैं, या फिर हम गणानंद की विशेषता बताएंगे तो रीतिमुक्त कविता की विशेषता अपने आप ही रूपायित हो जाती है। तो हम इनको पढ़ते तो ऐसे, राम नरेश त्रिपाठी के हम मानसी पढ़ते हैं, ठीक है ना, पथिक पढ़ते हैं, स्वप्न पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे। अनेक कविताओं में पशु बल की अवहेलना करते हुए प्रेरणा दी है। द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत का गौरवगान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर शोक प्रकट किया है। अब क्या ये बात आपको पता नहीं है कि वर्तमान दशा पर भी शोक प्रकट किया है? ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार गुप्त जी ने लिखा है, अब जब भी गुप्त जी आएगा तो आप महर्षि गुप्त समझना, और दास जी जब भी आता है रीतिकाल में तो समझिए वो भिखारी दास है। कभी तुलसीदास के लिए दास जी शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि जयशंकर प्रसाद हो ही जाएगा, उसके अलावा कोई गुप्त जी तो है ही नहीं, है ना। और मैत्रेय गुप्त याद रखना, आप है तो सही वैसे, एक गुप्त जी मैत्रेय गुप्त के लिए आएगा। भारत भारती सर्वश्रेष्ठ और सशक्त रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत भारती भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है ना।
भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है ना। अब मैं अगर बताऊं ये कौन सा छंद है तो 2-1 भारत, 2-2-1-2 2। भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहा ना। अब तो काउंट करके बताना पड़ेगा, या तो गीति का है 200% या हरी गीति का है, ठीक है ना। छंदों पे बात करेंगे विस्तार से, तब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम, है ना। देश की हीन दशा धैर्य गांभीर्य शौर्य तथा कला कौशल के अभाव पर भी कवियों ने शोक व्यक्त किया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की ये काव्य पंक्तियां द्रष्टव्य है ना। गोपाल शरण सिंह की पंक्तियां दी हुई है नीचे। वो धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वो वीरता हमारी है, वो कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल हम सभी हमारे, किसने शताब्दियों की नीचीन सब कमाई। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाई, नीचे चलो। आलस फूट खुद गर्जी मिथ्या कुलीनता आदि अभिशापों की ओर इस युग के कवियों की दृष्टि गई है। और राय देवी प्रसाद पूर्ण ने भी ये कविता लिखी है कि भारत खंड का हाल जरा देखो कैसा है, आलस का जंजाल जरा देखो कैसा है, जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुद गर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, है देखी दौलत की नहीं बल का कहीं गुमान है, खानदान का मद कहीं कहीं नाम का ध्यान है, ठीक है। देश की आर्थिक विपन्नता सामाजिक कुरीतियां रूढ़ प्रथाओं धार्मिक आडंबरों का द्विवेदी युग ने स्पष्ट शब्दों में प्रत्याख्यान किया है। इस प्रकार से कहा जाए तो सभी प्रकार की कुरीतियां ही हो गई ना, एक प्रकार से आलस वगैरह हो गया, एक प्रकार से खुदगर्जी हो गया, सामाजिक कुरीतियां रूढ़ प्रथाएं धार्मिक आडंबर श्राप एक प्रकार से समाज के लिए ही सभी पर इन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। नीचे पंक्तियां दी गई है कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। मातृभूमि की महिमा का गान भी देशभक्ति का ही अंग है, जिसकी ओर अनेक कवियों ने आग्रहपूर्वक ध्यान किया है। बहिष्कार शब्द आता है किसी भी चीज को त्यागने के लिए, और परिष्कार आता है स्वीकार करने के लिए। तो परिष्कार एक प्रकार से सकारात्मक शब्द कहा जा सकता है, और बहिष्कार एक प्रकार से नकारात्मक प्रवृत्ति का शब्द है, याद रखिएगा। देखो सामान्य मानवता ये एक और विशेष प्रवृत्ति है यहाँ पे, राष्ट्रीयता के बाद और सामान्य मानवता। कि पहले क्या हुआ था कि पहले के काव्य में हमको असामान्य ईश्वर के अवतार राजा सामंत योद्धा अनेकाविध नायिकाओं आदि को स्थान मिला था। फिर आलोच्य काल में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पहले है कविता नाम से कविता पढ़ी, अब स्वर्गो नरक ठिकाना नाही नाम से पढ़ी थी, जहाँ कल्लू अलहत काव्य का विषय बना है। कहा जाता है कि इसी नाम से भी लिखी थी ये, है ना, कल्लू अलहत नाम से, ठीक है ना। तो बाकी किस नाम से पढ़ी ये चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो ये पंक्तियाँ लिखी है, क्या पंक्तियाँ हैं कि भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़व गा छूटी, बटुवन दूध दुआ हिन हाथन धार न कबहू दुवत मा टूटी, मोटरन कटिया बतुरा सानी कीन रोज हम बाहर चढ़ाए, मस्त मयन तब आहला गाओ ऊपर दुवत्ता हाथ उठाए, ठीक है। वहाँ अविद्यानंद के व्याख्यान में विदेशीयता का रसिक शंकर जी के व्यंग्य का लक्ष्य बना। छड़ी धार छेला छबीले बनो रंगीने रसीने फबीले बनो। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये पंक्तियाँ यार, दोनों पंक्तियाँ जो अपन ने पढ़ी है बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक वर्णन आलोच्य काल के कवियों ने किया है। गुप्त जी ने किसान नाम की कविता लिखी है। अब कौन से गुप्त हो गए ये, 17 मतलब खतरा, खतरा किसको होता है, किसान को। तो 1917 में लिखी है किसान नाम की कविता है इन्होंने। सिया राम शरण गुप्त जी की हो जाएगी अनाथ, 1917 में, ठीक है। अनाथ को भी खतरा ही खतरा होता है। हालांकि ठीक है, प्रकाशन वर्ष को मैं उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। नाथूराम शर्मा शंकर नवीन की सिर्फ एक ही रचना इंपॉर्टेंट है, गर्भरंडा रहस्य, क्योंकि इनकी जो बाकी रचनाएं उनमें शंकर शब्द ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो आप वैसे ही पहचान जाओगे कि ये तो नाथूराम शर्मा शंकर की है, ठीक है ना। तो गर्भरंडा रहस्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि इनमें से राय देवी प्रसाद पूर्ण की हो गई, नाथूराम शर्मा शंकर नवीन की हो गई, गौण कवि मानता हूँ मैं इनको, देखो ऐसा है बिल्कुल, मुख्य धारा के कवि नहीं है।
परंतु प्रश्न आता है तो एक सिंगल प्रश्न आता है और हमारा गलत हो जाएगा तो हम बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाएंगे, ठीक है ना। जब हम कोई भी कठिन प्रश्न अगर गलत करते हैं तो हम कुछ ही बच्चों से पीछे चले जाते हैं, और जब हम आसान प्रश्न गलत करते हैं ना तो हम काफ़ी सारे बच्चों से पीछे चले जाते हैं। तो कोशिश करना आसान प्रश्न गलत ना हो। जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कारण कष्टमय जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है गर्भरंडा रहस्य में। इसके अलावा गया प्रसाद शुक्ल सनई की कृषक क्रंदन, गया प्रसाद शुक्ल सनई की एक ही रचना इंपॉर्टेंट है, कृषक क्रंदन। हालांकि और भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो सिंगल सिंगल रचनाएं अलग से यहाँ पे कोड करके दे रखी है, तो हमको उनको विशेषता याद होना जरूरी है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा और इस युग के कवियों ने संकेत किया है। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति भी इसी प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर अरियोद ने भी उच्चतर जातियों तथा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और व्यवहार का उल्लेख भी किया है, ठीक है ना। आप आंखें खोल कर देखिए, है ना, पेट में उनकी पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी है ना? इस प्रकार हाँ, इस प्रकार द्विवेदी युग में जनसाधारण को काव्य विशेष के रूप में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है ना। यानी कि जनसाधारण के प्रति जो आकर्षता दिखाई गई है उनकी बात कहीं ना कहीं काव्य में लिखी गई है। हो गया, पहला हो गया राष्ट्रीयता, दूसरा हो गया सामान्य मानव की स्थापना, है ना। चलिए नीचे चलते हैं। नीति और आदर्श, है ना, सामान्य मानवता होगी दूसरी विशेषता। तीसरी है नीति और आदर्श। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक था, ठीक है ना। आदर्शवादी काव्य किसे कहते हैं हम, एक प्रकार से जिसमें कहीं ना कहीं यथार्थ की भावना को कम तरीके से लिखकर एक आदर्शवादी यानी कि एक प्रकार से उज्जवल भविष्य या कहीं ना कहीं जाए तो सकारात्मक सोच को अंत में दिखाई देना। भले ठीक है, पहले यथार्थता दिखाई आपने, जो घटित हो रहा है उसको दिखाया गया है, लेकिन तो अंत में सब अच्छा हो जाए, इस प्रकार की प्रबल भावना को लेकर चलने वाली कविता आदर्शवादी कविता कह जाती है। जैसे प्रेमचंद के अधिकांश उपन्यास या अधिकांश कहानियाँ जो आदर्श पर के अंत में सब बढ़िया कर देते हैं वो, तो वही वाली बात है। आदर्शवाद और यथार्थवाद दो शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे। आदर्शवाद का अर्थ तात्पर्य मैंने आपको बता दिया है, जिसमें अंत में सब भला हो जाता है, सकारात्मक सोचना और जो घटित हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छाई ढूंढना, या घटित होने के साथ साथ लास्ट में सब कुछ बढ़िया कर देना, कुल मिला के पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन यथार्थवाद क्या होता है, यथार्थवाद होता है वास्तविक घटना जैसा घट रहा है उसमें बिना किसी काट छांट के या बिना किसी अतिशय कल्पना के वास्तविकता को दर्शाना ही यथार्थवाद कहलाता है। और उसी के साथ अगर अंत कर दिया, क्योंकि अंत में जब पता है हमको जब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, जैसा है वैसा ही चलता आ रहा है, तो क्यों जबरदस्ती लास्ट में आदर्शवाद दिखाएं। तो उसी कथा में जब लास्ट में उसी प्रकार के सच्चाई को, चाहे वो खराब हो चाहे सही हो, सेम टू सेम तरीके से लास्ट में दिखा देना यथार्थवाद कहलाता है। अर्थात घटित हो रहे जीवन के वृत्तांत को विस्तार से समझाना, सेम वैसा का वैसा ही, ठीक है ना। हालांकि फिर एक प्रकृतिवाद भी आएगा बाद में, जिनमें हम पढ़ेंगे ना उनको, जिनका है ना वो अपनी खबर नाम से उन्होंने आत्मकथा लिखी है। क्या नाम है उनका, वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र, चार नाम है, चारों में सिर्फ कास्ट ही कास्ट से मतलब कहते हैं ना शर्मा, मतलब पांडे ये भी एक कास्ट पढ़ते हैं, पांडे बेचैन, बेचैन भी हम कास्ट पढ़ते हैं। कास्ट इन दसे मतलब सरनेम, जो पीछे का नाम होता है उपनाम, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। हद है, मतलब आदमी का नाम कहाँ है इसमें पता ही नहीं चल रहा। पर इनकी एक अपनी खबर नाम से आत्मकथा है, बहुत अच्छी है। उसमें उनकी रचनाओं में हम प्रकृतिवाद को पढ़ेंगे, है ना। प्रकृतिवाद तो घोर यथार्थवाद होता है, जिसमें मतलब घोर होता है, उसके टाइम पढ़ेंगे हम। यथार्थवाद को बहुत बहुत ज़्यादा डीप में ले जाके बताना, ठीक है ना। नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्श और नीति परक है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित जुगल कथाएं लेकर, कल्पनाश्रित आ गए ना बात, यानी कि कल्पना का आश्रय लेकर उज्ज्वल कथाएं जिनमें पॉजिटिव एटीट्यूड। आदर्श चरित्रों का अनेक प्रबंध काव्य लिखे हैं, उन सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। स्वार्थ त्याग कर्तव्य पलायन आदब आत्मगौरव उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी है। हरिओद कृत प्रिय प्रवास मैत्रेयन गुप्त जी के साकेत, इसका अधिकांश भाग आलोच्य काल में रचा गया है। रंग में भंग जयद्रथ वध विकट भट्ट गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव राम नरेश त्रिपाठी करत मिलन, ठीक है ना, आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। अनेक लघु कथाएं भी इस उद्देश्य से लिखी गई है, जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में छपी है।
आख्यान कृतियों के अतिरिक्त इस काल में नीतिपरक और उपदेश प्रधान कविताएं भी लिखी गई है ना। इस प्रकार रचना के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय आदि प्रमुख हैं। उस संघ के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय लिखते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनर्थ रहता है, सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, जिस पेय में पानी रहता है वही खूब ओटा जाता है। आलोच्य काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया है। प्रिय प्रवास हो, साकेत हो, मिलन हो, इनमें प्रेम के उदात्त स्वरूप को दिखाया गया है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन पर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। पंक्तियां इतनी सी दे देगा मात्र। नगेंद्र जी की तो पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन ऐसा है, बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछता है अगर कोई विशेष रचना है ना तो, कि किस रचना में राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। ऑप्शन में भ्रमर गीत भी मिलेगा, ऑप्शन में भंवर दूत भी मिलेगा, ऑप्शन में प्रिय प्रवास भी मिलेगा, ऑप्शन में कनोप्रिय भी मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा प्रिय प्रवास। उर्मिला अपने मन को प्रिय पत्न का विघ्न बनने से रोकती है। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है तथा उसके बिना जीवन निस्तार है। रामनरेश त्रिपाठी कहते हैं प्रेम की महिमा के बारे में, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन। अगर गंध नहीं है तो फूल तो वैसे किस काम का, अगर चांदनी नहीं है तो चांद किस काम का। वैसे ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। बहुत बढ़िया, ये कविता सुनाइएगा जिन्हें आप प्रेम करते हैं। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार द्विवेदी युग में है ना। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं कि द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है, इसमें अपार वैविध्य है। बिल्कुल नीचे देखिए आप कि नायिका भेद को छोड़कर सभी मरना थोड़े नहीं उनका यार। उस टाइम की सबसे फेवरेट रचना थी, सबसे फेवरेट पत्रिका थी, वो सरस्वती थी। सरस्वती में छपना यूँ लगता था कि भाई हमने तो मतलब प्रकार से प्रधानमंत्री से साइन करवा दी अपनी कविता पे। प्रधानमंत्री जैसे साइन करवाने वाली कविता जो पत्रिका थी वो सरस्वती थी, उसमें नायिका भेद वाली कविता आप लिखोगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी छापते नहीं जो अलग, ऊपर से गालियाँ और बकते थे साहब। बिल्कुल तो ये देखो इस प्रकार की रचना मुझे छपने के लिए भेज के, है ना। तो ये नायिका भेद कैसे लिख देते हैं वहाँ पे, है ना। यहाँ पे देश में ऐसी दशाएं चल रही है एक प्रकार से और तुमको ये सब सूझ रहा है। अब देखो इस पर द्विवेदी जी क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। एक कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके पीछे हम 2000 लिख के पीछे परसेंट का चिन्ह लगा लो। क्या तात्पर्य ये है कि 2000% इंपॉर्टेंट है ये, और छपेगा, छप चुके हैं बहुत बार ये पंक्तियाँ। तो कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी तरह से पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। अनेक छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई। वस्तुतः ऐसे विषयों को लेकर इस युग की लिखी गई छोटी छोटी कविताओं की कोई सीमाएं नहीं रही है। स्थाली पुलाक, है ना, वो पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन में शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको देखने को मिलेगा, पर आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही चयन करना है। जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सीमित मात्रा में पढ़ते हैं और बार बार रिविजन करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। और जो विद्यार्थी सिलेबस को बस पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं सिलेबस कितना है और क्या बोलते हैं कितना सारा हमने कर लिया, कितना और पढ़ना है और कितने दिन में हो जाएगा, इनको इसका भी ज्ञान नहीं होता है ना, उनको भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। पर जो बीच में होते हैं, जो सीरियस भी हैं और जिनको पता ही नहीं, जो सीरियस, जिनको पता है, क्या ही बोलूँ मैं बीच वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, वो मझधार में फंसे हुए हैं। तो उन्हीं के लिए मैं यकीन से बोल रहा हूँ, जो पंक्ति में बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, आप उन्हीं को भी यदि कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगली पंक्तियाँ देखो आप, कि न्याय से विषयगत विविध विस्तार का अनुमान लगाने के लिए तत्कालीन कवियों के कुछ शीर्षक देखिए। परोपकार, मुरली कृषक, सत्य, लड़कपन वगैरह वगैरह, बिल्कुल ब्रह्मचर्य, हिंदी की अपील, उनमें से काम का कोई सा भी नहीं है। सुखमय, भारतीय छात्रों से नम्र निवेदन, लक्ष्मी लीला, सपूत, गौरव, समालोक, विद्यार्थी, बिल्कुल काम, ठीक है ना, क्योंकि विषय वैविध्य हो गया ना एक प्रकार से। द्विवेदी जी ने कह दिया कि सभी भी कविता हो सकती है, तो कविता कर रहे हैं लोग।
तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है जिसमें कविता की दृष्टि नहीं गई है। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, तिथिकाल में प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप का वर्णन किया जा रहा था, परंतु पहली बार प्रकृति के आलम्बकारी रूप का वर्णन किया गया। आलम्बनकारी, ठीक है, आलम्बन रूप का प्रकृति, अर्थात प्रकृति जैसी दिखाई दे वैसी लिखो। तुम भले ही दुखी हो लेकिन प्रकृति तो हरी भरी है, तो प्रकृति को हरी भरी दिखाओ। इस प्रकार की व्यवस्था प्रकृति के लिए द्विवेदी युग में की गई। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद शुक्ल जी, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्रकृति चित्रण मिलता है, जो नायिका नायक के संदर्भ में किए गए रीतिकाल ऋतुओं से समान निर्जीव एवं परंपरा पालन मात्र नहीं है। आगे न बात उनके जैसा नहीं है। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण पर्याप्त स्थूलता है, कल्पना वैभव एवं स्वरस्य का अभाव है, फिर भी उसमें यथार्थता और ताजगी है। प्रिय प्रवास की पहली पंक्तियां है ना, कौन सा छंद है ये? द्रुत विलंबित छंद में रखी हुई पंक्तियां। दिवस का अवसान समय था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर अबती राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। बच्चे छोड़ते हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इस सोच के कुछ भी नहीं पढ़ के जाते। अरे भाई कम से कम प्रिय प्रवास की विशेषता पढ़ लो, प्रिय प्रवास किसने लिखा है उस लेखक की विशेषता पढ़ लो, और उस किताब का फोटो तो देखो एटलीस्ट, शुरू में क्या लिखा हुआ है, एंड में क्या लिखा है वो तो पढ़ो। और ये पंक्तियां, पहली पंक्तियां कम से कम 1000 बार पूछी गई हैं, कौन से छंद रही है पूछी गई है। हमें सब कथा वो सब ऊपर ऊपर से आ जाता है और हम घर में जाके मोती ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा बहुत कम एग्जाम्स पे होता है, वो भी बहुत कम प्रश्नों में। दिवस का अवसान समित था, ये वही गई पंक्तियां, पहली पंक्तियां हैं ये प्रवास की। इस युग में सरस्वती के प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबा ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर भी कविता लिखी गई है। कविताकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्तजी, नाथूराम शर्मा, शंकर नवीन और देवी प्रसाद पूर्ण प्रमुख। ठीक है। हास्य व्यंग्य काव्य, भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चुगलबाजी, पक्कड़पनी युग में नहीं रह गया है, अर्थात हास्य व्यंग्य काव्य कहीं ना कहीं नहीं रचा गया है, क्योंकि वही बात है, हास्य वाली रचना तुम लिखोगे, द्विवेदी के पास भेजोगे, फिर से गालियां पड़ेगी। तो हास्य व्यंग्यता कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है, अर्थात ये प्रकाशित विशेषता नहीं है। ठीक है ना, प्राचुर्य नहीं है, गुण मात्रा में हम कह सकते हैं। तो क्या विशेषता ये तो याद होनी चाहिए आपको, क्या नहीं है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो भाषा को लेकर मैंने विशेषता बता दी है आप, देशभक्ति राजभक्ति को लेकर विशेषता बता दी है, कविता की विशेषता बता दी है, विविधता की विशेषता बता दी है, विविधता किस प्रकार से है। इस दिशा में जितना भी कुछ लिखा गया है द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत मर्यादित है और संयत। हास्य और व्यंग के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, विदेशीता का अंधानुकरण, फैशन परिस्थिति, वे विचार आदि है। आचार्य द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहद के माध्यम से गांव को छोड़कर शहर जाने वाले विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले लोगों की हास्यास्पद स्थिति का अनुकरण किया है। अचपून पहिर बूट पर हम डाटा, बाबू बनेन डेरात डेरात, लागेन आवे जाय सबन माँ, कंठू फूट तब बना बतात, जब तक हमारे तनमा तनिक को रह गाँव के रस का अंशु, तब तक हम अखबार किताबें लिख लिख कीन उजागर बनसु। वह बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता और रामचंद्र शुक्ल जी की कविता एकदम बहुत गौण प्रवृत्ति की है। बिल्कुल इनकी कविता को उतना स्थान हिंदी साहित्य में नहीं मिल पाया है जितना कि अन्य कवियों को मिला है। तो आप इनकी कविता को लेकर बिल्कुल भी विचार मत करो। हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य आते हैं हमारे दिमाग में आता है कि हाँ इस बंदे को तो कविताएं आती होगी लिखना, और कम से कम लिखना ही आता होगा तो भी कविताएं याद तो होगी, क्योंकि हिंदी साहित्य कहीं ना कहीं कविताओं का विषय रहा है ना। तो हम यहाँ पे कविताओं पर फोकस करते हैं। तो जब द्विवेदी काल हम पढ़ेंगे तो मैथिली शरण गुप्त को विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अन्य कवियों को पढ़ेंगे, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी की विशेषता पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं भी हम पढ़ेंगे, किस नाम से लिखी है, कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, पर कविता इनकी याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा कि बाल मुकुंद गुप्त, बिल्कुल ये सशक्त व्यंग्यकार थे भाई। इन्होंने वॉइस राय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग्य और हास्य का प्रमुख आलम्बन बनाया था। एक प्रकार से कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था, उसी का लक्ष्य करके गुप्त जी ने फिर से अब यहाँ पे आया ही है, बाल मुकुंद गुप्त के लिए आया ही है। इतना तीखा प्रहार किया है, क्या कहा है भाई कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। देखो बाल मुकुंद गुप्त कौन है आपको पता है,
ये वही है जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे हैं, जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, काफ़ी एग्जाम्स के सिलेबस में होता है ये। लेकिन लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखा है ये। हालांकि ऐसा नहीं है, लॉर्ड कर्जन के अलावा और भी नाम इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा हास्य व्यंग्य प्रकार के रचनाएं ये हमको पता है। बालमुकुंद गुप्त को हम भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के संक्रमण रेखा पर स्थित पाते हैं। भारतेंदु काल के अंतिम कवियों में हम पढ़ते हैं इनको, पर इन्होंने अधिकांश रचनाएं द्विवेदी काल में की है। देखो पढ़ते हैं। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको कहो तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों की झूठ बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहो तो सच कहना तो कच्चापन है। बोले और करे कुछ और, यही सभ्य सत्य के तौर। मन में कुछ मुँह पे कुछ, यही सत्य है कर लो गौर। झूठ को जो सच कर दिखलावे, तो ये सच्चा साधु कहावे। मुँह जिसका हो सके न बंद, समझो वही सच्चिदानंद, है ना। तो व्यंग्य पर रचना है कि झूठ का यहाँ पे तारीफ करके बताया गया है कि हाँ भाई हम तो सच्चे नहीं है, सच्चे तो कौन है, की बात यहाँ पे की गई है। कर्ज नाना शीर्षक से कविता भी लिखी गई है, कर्ज नाना, है ना। इसी प्रकार इन्होंने कर्जन को अपने मुंह मियाँ मिट्टू की उक्ति चरितार्थ करते हुए हास्य का पात्र बनाया है। इनकी अन्य कविता हो जाएगी आजकल का सुख, स्वार्थी खुशामदी, विलासियों की खबर। अच्छा, स्वार्थी खुशामदी और विलासियों की खबर ली गई है आजकल का सुख में। नाथूराम शर्मा शंकर भी द्विवेदी युग के हास्य व्यंग्यकार है। गर्भरंडा रह से सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, जिसमें गर्भ में विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश किया है। आर्य समाज का इन पर गहरा प्रभाव था। अतः एक ओर तो ये सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों और आडंबरों पर फवीतिया करते थे, दूसरी ओर सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को तिलांजलि देने वाले पाश्चात्य सभ्यता के अनुरागी को अपने परिहास और व्यंग्य का आलम्बन बनाते हैं। ब्रजराज कृष्ण को पाश्चात्य वेशभूषा धारण करने का परामर्श देकर इन्होंने वस्तुतः विदेशियों की नकल करने वाले भारतीयों का मजाक उड़ाया है। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, याद रखना, पहले बहुत बार पढ़ा है। गर्भरंडा रस जो है वो बाल नाथूराम शर्मा शंकर नवीन, नाथूराम शर्मा शंकर की पुस्तक है, बस इतना था याद रखना आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। कर्ज नाना जो कविता है वो है बालमुकुंद गुप्त की, बस इतना सा याद रखना है। इसके अलावा कोई भी बात आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी, इसलिए पंक्तियाँ भी आपको याद नहीं रखनी। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साथ। फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गोड बने बने ब्रजराज। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं। द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भी उल्लेखनीय है। ये प्रवृत्ति जब आप मैजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी युग के कवियों को एक साथ लिखेंगे ना, तो वहाँ ईश्वरी प्रसाद शर्मा का नाम भी लिख लेना आप, क्योंकि पहले बात ये अपन डिस्कस किया था कि प्रगतिवाद के कवि कौन कौन हैं, इधर से क्या बोलते हैं मार्क्सवादी आलोचक कौन कौन है, जिनको मैं विशेषतः बताता हूँ आपको, स्पेशली लिखवाता भी हूँ, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। थोड़ी देर पहले यूजीसी नेट में भी प्रश्न आया था, ये मुझे याद आ रहा है, जहाँ तक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद आया था। ये नॉर्मल प्रश्न है, आता है, खूब खुशी खुशी आता है ये। ईश्वरी प्रसाद शर्मा का नाम लिख लेना, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, कि हो सकता है किंतु ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओ। मेरा तो ऐसा ही था यार भाई, अगर मैंने दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर भी लिए तो उन दो में से मैं वही ऑप्शन चूज़ करता था। अगर 200% तय है कि गलत होगा पक्का, और मैं वही चूज़ करता, कोई भी टाइम ले लूँ भले। तो कहीं कहीं पर शिष्ट और संयत हास्य के रूप में लक्षित होती है। साकेत के मंगलाचरण में गणेश और षडानंद की बालोचित क्रीड़ाओं के हास्य विनोदपूर्ण वर्णन और प्रथम सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला के परिहास प्रसंग का उल्लेख उदाहरण स्वरूप किया जा सकता है। साकेत सबको पता है, ठीक है, 1931 में रचित, ठीक है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है साकेत, ठीक है ना, खंड काव्य में नहीं आता। उर्मिला के विरह वर्णन को व्यक्त करते हुए रचना लिखी गई है, और मैत्रेयी गुप्त की है, बहुत अच्छी रचना है। 12 सर्ग इसमें बहुत बार पूछी जाती है। 9वां सर्ग कहा जाता है कि आज भी अधूरा है, मतलब अधूरा है इन से मतलब मैत्रेयी गुप्त को ऐसा लगता है कि अधूरा है, कि मैं और ज़्यादा लिख सकता था। उर्मिला के विरह वर्णन को, उर्मिला के प्रेम को व्यक्त किया है 9वें छंद में, 9वें सर्ग में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभी काव्य रूपों का प्रयोग, कि आलोच्य काल में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों की रचना हुई है। कथा आश्रित काव्य रचना
कवियों ने अधिक सुगम प्रतीत हुई है। प्रिय प्रवास, साकेत तथा रामचरित चिंतामणि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ है। हिंदी के अनेक खंड काव्य भी इसी काल में लिखे गए हैं, जिनमें से रंगमय भंग हो गया, महर्षि गुप्त का वेदरथ वध किसान, प्रसाद जी का प्रेम पथिक। महर्षि गुप्त ने सिर्फ 2-3 ही महाकाव्य लिखे, तो आपको याद होना चाहिए। साकेत हो गया, ठीक है ना, इधर से अपना जय भारत, और इधर से विष्णु प्रिया, ठीक है। बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब, तो आपको याद होना चाहिए कौन सी रचना भाई खंड काव्य है। जैसे रंग में भंग, वेदरथ वध किसान, प्रसाद जी, कौन प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का प्रेम पथिक 13 में, या रामचंद्र गुप्त का मौर्य विजय। 1000% लिख के पीछे इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि आप नहीं तय कर पाओगे। जब वो ऑप्शन में देखोगे ना, महर्षि गुप्त को भी देखोगे, सिया रामचंद्र गुप्त को देखोगे, दया प्रसाद शुक्ल सनाई को देखोगे, रामनरेश त्रिपाठी को, नहीं लगा पाओगे। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि मौर्य विजय किसकी रचना है, सिया रामचंद्र गुप्त की, रामनरेश त्रिपाठी की मिलन, ठीक है, 1917 में। खंड काव्य है ये। मानसी को छोड़कर सभी खंड काव्य लिखे हैं रामनरेश त्रिपाठी ने, है ना। मिलन, स्वप्न, प्रतीक, ये सारे के सारे खंड काव्य हैं। खंड काव्य जैसे मतलब कल्पना मिश्रित एक कहानी लिखी है, जिसमें अंत में सब बढ़िया वगैरह कर देते हैं। एक प्रकार से ही कथा है, एक प्रकार से कहानी जिसे कह सकते हैं ना, काव्य के माध्यम से। गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव, मैंने कभी देखा नहीं है ये प्रश्न। विकट भट्ट, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी रचना है ये, ठीक है। केशव की कथा, शकुंतला जन्म, सर को नरक दिखाना नाही, ठीक है। और सती सीता वीर, इसकी रचनाएं ये विकट भट्ट वगैरह। एक बार बताना मैंने क्या नाम लिया था अभी, कि आदि अनेक पद्य कथाओं का भी इसी काल में निर्माण हुआ है। मुक्तक रचनाएं और इस युग के अनेक कभी कभी प्रवर्त हुए हैं, ठीक है। हाँ, विकट भट्ट तो जो है मुझे लगता है महर्षि गुप्त की रचना है। एक बार मुझे कंफर्म करके बताना, महर्षि गुप्त की है ना। जी जी, ठीक। आपके लिए यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है ना, अलग अलग, तो ये बता रहा है कि भाई ये रचनाएं भी लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना मुश्किल परिमाण में हुई है। शंकर तथा अरियोध ने समस्या पूर्ति के अनेक सुंदर मुक्तक भी लिखे हैं, और रत्नाकर ने प्रबंधात्मक उद्धव शब्द की रचना की है। प्रबंध मुक्तक है ना, वे प्रबंध एवं पूर्वापर संबंध भी है, तथा प्रत्येक पद्य मुक्तक के समान स्वतंत्र पूर्ण भी है। द्विवेदी युग के प्रगीतों का प्रणयन हुआ है। यद्यपि इस विषय का वास्तविक विकास तो द्विवेदी के बाद ही हुआ है, किंतु इस युग के कवियों ने भी अपनी इसे अपना अवश्य लिया है। इस क्षेत्र में नैदृषण गुप्त, मुकुरधर पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम उल्लेख। बहुत बढ़िया। भाषा परिवर्तन, भाषा परिवर्तन से तात्पर्य क्या समझते हैं आप, ये कैसे विशेषता बन सकती है। ये विशेषता कैसे बनेगी कि द्विवेदी युग की जो भाषा है, पहले ब्रज भाषा जो कि काव्य के रूप में इस्तेमाल होती थी, अब खड़ी बोली का विस्तार, खड़ी बोली का प्रयोग हो चुका है, विशेषता है ना। तो हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं इसको, कि द्विवेदी युग की काव्य की भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई है, खत्म, बस इतना था, काफी है। नीचे देखो, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट, यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु बाद में उसमें निखार आया। जयद्रथ वध का प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह को तोड़ दिया है, और भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हो गई। भारत भारती है ना, खड़ी बोली की रचना है ना, ये भी 1912 में छपी थी। वस्तुतः द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था, मार्दव से किस भांति परिपक्वता, व्यवस्था और मार्दव तक पहुंची। इसके अतिरिक्त इस युग में द्विवेदी जी ने आदर्श अनुसार सुबोध और शुद्ध और रसानुरूप भी है, अर्थात सुबोध, शुद्ध और रस के अनुरूप कविता लिखने का भी जो एक प्रकार से देखा जाए उससे द्विवेदी युग को जाता है। छंद वैविध्य, क्योंकि पहले रीतिकाल नाम बोलते हैं, आपके दिमाग में आएगा कवित्व और सवैया छंद, ठीक है ना। ऐसे में अगर रामचरितमानस या राम भक्ति काव्य कहूँ तो आपके दिमाग में आएगा चौपाई छंद। तो एक प्रकार से पहले जो है ना, छंदों की उतनी विविधता नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है, रामचरितमानस में खुद में छंदों की भरमार है, लेकिन द्विवेदी काल में भी छंदों को लेकर और नए छंदों को लेकर रचनाएं लिखी गई। जो देखा जाए ना, तो वो छंद है ना, जैसे कि कविता सवैया, ये तो कम हो गए, क्योंकि ये ब्रज भाषा में ज़्यादा बढ़िया लगते हैं भी रचना करते हैं। तो लावणी, तांटक, इस प्रकार के छंद जो है उनमें ज़्यादातर रचनाएं लिखी जाने लगी है। पंक्तियाँ देखो कि वर्ण विषय का सम्मान छंद के क्षेत्र में भी वैविध्य मिलता है। दोहा, कविता, सवैया के प्रयोग तक कविता सीमित नहीं रही है, बल्कि रोला, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतिका, हरि गीतिका, तांटक, लावनी आदि छंद भी कुशलता पूर्वक व्यवहृत हुए हैं।
हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वार्णिक छंद और उर्दू बहरों को भी अपनाया गया है। गुप्त जी ने हरिओ तथा शंकर ने छंद प्रयोग में कौशल का परिचय दिया है, अद्भुत कौशल का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विशेषीकरण का भी परामर्श किया है और परिणामतः गुप्त जी ने हरिगीति का, हरिओद ने वार्णिक छंदों तथा उर्दू शैली के चौपदों, शंकर के कवित्व, पूर्ण जी ने कुंडलियाँ और गोपाल शरण सिंह ने कवित्व सवैयों का तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और भगवान दीन जी ने उर्दू बहरों से अधिक वैशिष्ट्य प्राप्त किया है। ये भाई हमारे छंद वैविध्य के बाद, इसके बाद हम कवियों को पढ़ेंगे एक एक करके, जो कि कल पढ़ेंगे। छंद वैविध्य बहुत आवश्यक है यार। देखो मैंने वैसे कवित्व छंद में काम किया हुआ है, जो कि वार्णिक छंद है। सवैया लिखा हुआ है, वो भी गण में लिखा जाता है। गण अच्छी बात है, गण में लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है इसलिए, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लिखना इतना आसान होता तो जो मैं हरिप्रसाद अयोध्या सिंह अरिवोद ने जो लिखा है मंदाक्रांता में, द्रुत विलंबित में, उनमें भी प्रयास किया, उनमें नहीं लिखी जाती रचनाएं, बिल्कुल भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे से तो लिखी नहीं गई आज तक एक भी पंक्तियाँ। पर हाँ, छंद वैविध्य बहुत जरूरी है। तांटक, इधर से ये अपना आला छंद हो गया, इधर से अपना जो ये छंद है ना, क्या नाम है, लावणी, इनमें कविता कर सकते हो। बहुत आसान छंद है, बहुत बेहतरीन कविता बनती है। इतनी मधुर धुन इस कविता इस छंद की बनती है ना, उतने शायद ही किसी और की बनती होगी। और एक छंद आता अपना विधाता छंद, जो कुमार विश्वास जी लिखते हैं, 1 2 2 1 2 2 1 2 अर्थात लघु गुरु गुरु गुरु। वो भी बहुत आसान छंद है। अधिकांश जो भी कवि है ना, सर्वप्रथम उसी पे हाथ चलाते हैं, पर एक बार अगर उस पर आपका हाथ बैठ गया तो आप दूसरे छंद पे जा ही नहीं पाओगे। वो भी बहुत बढ़िया छंद है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो भी प्रश्न हो आपका मुझे कमेंट करना है, यूट्यूब वाले। एक पंक्तियाँ तो आपको मैं सुनाई देता हूँ, है ना। इतना तो मेरा हक बनता ही है ना यार, जब मैं खुद लिखता भी हूँ और फिर आपको इतना बढ़िया बढ़िया छंद का भी ज्ञान देता हूँ। तो विधाता छंद की पंक्तियाँ सुनाता हूँ मैं आपको एक, है ना। विधाता छंद पे, ठीक है, बस मुझे ये बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना। आवाज़ क्लियर आ रही है, चलो तो बहुत बढ़िया। पंक्तियाँ विधाता छंद वाली ये है कि तुम्हारी आस में जीना, सदा विश्वास में जीना, तुम्हारी आस में जीना, सदा विश्वास में जीना, हमें लगता बहुत अच्छा तुम्हारे पास में जीना, अलग होकर भी तुमसे जी रहे हैं हम मेरी जाना, अलग होकर भी तुमसे जी रहे हैं हम मेरी जाना, तथा जी लेंगे गर पड़ जाएगा वनवास में जीना, तथा जी लेंगे गर पड़ जाएगा वनवास में जीना। मुक्तक है ये, 4 पंक्तियों का, सिर्फ 4 ही पंक्तियाँ होती है इसमें। जिस तरह कहता ना, एक मुक्तक सुनाता हूँ आपको, वो यही है। इसको सामा नहीं पढ़ सकते हैं अपन कैसे, कि तुम्हारी आस में जीना, सदा विश्वास में जीना, हमें लगता बहुत अच्छा तुम्हारे पास में जीना, अलग होकर तो तुमसे जी रहे हैं हम मेरी जाना, तथा जी लेंगे अगर पड़ जाएगा वनवास में जीना। तो ऐसे भी सुना सकते हैं, पर गाकर सुनाने का मजा अलग होता है। तो बहुत बढ़िया। यूट्यूब वाली क्लास मैं पॉज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो यूट्यूब वाले कमेंट जरूर करना, बाकी टेलीग्राम वाले तो आप बताओ।